बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व की कक्षाओं में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 के कुछ प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। हमने पहले भाग में देखा अनुपात क्या है, उसका व्यावहारिक उपयोग, समानुपात क्या है, इस तरह से हमने पहले भाग में देखा और कुछ प्रश्न देखे। दूसरे भाग में हमने देखा प्रश्नावली 1 के कुछ प्रश्न और प्रश्नावली 2 के प्रश्न, और भाग हमने 3 में देखा प्रश्नावली 3 के कुछ प्रश्नों को, और भाग 4 में हम देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो बच्चों शुरू करते हैं भाग 4 के कुछ प्रश्न। बच्चों प्रश्न है, एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ बच्चों इस प्रश्न में 2 परिस्थितियाँ हैं, तो हम देखते हैं पहली परिस्थिति। पहली परिस्थिति में हम देखेंगे कि औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनको रायपुर पहुंचने में समय लगता है, लगा समय बराबर 4 घंटा। दूसरी परिस्थिति यहाँ पर हमने ये भी देखा बच्चों। दूसरी परिस्थिति क्या देखा हमने? दूसरी परिस्थिति में हमने ये देखा कि मार्ग में ट्रैफिक बढ़ जाने से या बाधा आ जाने से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, औसत चाल कम हो जाती है। तो उनकी औसत चाल 75 किलोमीटर पहले था, 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, बाद में 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो इसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। कितने किलोमीटर प्रति घंटा रह गई बच्चों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब माना कि उसको रायपुर पहुंचने में लगा समय 1 घंटा है। माना कि रायपुर पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा। 1 घंटे का समय लगता है उसको, इसलिए चाल अनुपात चाल समानुपात घंटा अनुपात घंटा, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न को हल किया था पिछले भाग में। तो चाल 75 किलोमीटर था। दूसरी परिस्थिति में चाल हमने देखा कि 60 किलोमीटर रह गई उसकी औसत चाल। समानुपात दूसरी परिस्थिति हमने देखा कि 1 घंटा लगता है, और पहली परिस्थिति हमने देखा था कि 75 किलोमीटर को चलकर वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 4 घंटे में रायपुर पहुंच जाता है। ध्यान समझेंगे बच्चों, ये इस तरह से आपको संबंधों को लिखना है। 75 लास्ट में हो जाएगा लगा समय, फिर 60 औसत चाल लगा समय, एक सामने माना था। अब इसको हम लिखेंगे 75/60। हम लिखेंगे इसको 75/60। समानुपात का मतलब बराबर हो गया 1/4। अब हम तिरिया गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 60 से हो जाएगा और 75 का गुणा हो जाएगा 4 से। 1 बराबर हो जाएगा, हम पक्षांतर कर देंगे। 1 बराबर 75 गुणा 4/60। 15 चौक 60 होता है, 15 पंचे 75, 4 कट गया बच्चों, बचा 5, अर्थात 1 बराबर हो जाएगा 5 घंटे। अर्थात जब मार्ग में ट्रैफिक या बाधा हो जाए तब उसको रायपुर पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि उस रास्ते में उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर घट गई थी, इसलिए अब उसको समय लगेगा रायपुर पहुंचने में 5 घंटा। कितना समय लगेगा बच्चों? 5 घंटा। अगला प्रश्न है बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, और ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिनों में
पूरा कर लेगा। आइए देखते हैं बच्चों कितने दिनों में पूरा करता है। चूंकि ए और बी मिलकर 24 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 24 दिन में एक काम को करते हैं। कितना काम को करते हैं? एक काम को करते हैं। इसलिए एक दिन में इसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी, अर्थात 1/24 काम। कितना काम? 1/24 काम। इसी प्रकार बी और सी मिलकर करते हैं काम को। बी और सी मिलकर उस काम को 18 दिन में कर लेते हैं। 18 दिन में करते हैं एक काम, इसलिए एक दिन में कितना करेंगे? ये इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/18 काम। फिर हम चलते हैं सी और ए की तरफ, या ए और सी की तरफ भी कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं बच्चों? 12 दिन में। तब एक दिन में कितना काम करेंगे इन लोग? एक दिन में करेंगे 1/12 काम को करेंगे। ये इनकी कार्य क्षमताएं मालूम हो गई। अर्थात ए और बी मिलकर काम करते हैं, प्लस बी और सी मिलकर जो काम करते हैं, प्लस सी और ए मिलकर काम करते हैं, सभी कामों को हम जोड़ देंगे बराबर। पहले ए और सी का काम था 1/24, बी और सी का काम था 1/18 और सी और ए का काम था 1/12। ये इस तरह से हम सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ देखेंगे ए 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया। 2 ए धन बी धन सी बराबर, यहाँ हम लघुत्तम निकाल लेते हैं 24, 18 और 12 का। तो ये लघुत्तम हो जाएगा 72। 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 12 छक्के 72। अब सबको जोड़ देंगे। ए धन बी धन सी बराबर, सबको जोड़ेंगे 4 3 7 6 13, 13/72 हो जाएगा। अब हम इस 2 को पक्षांतर कर देते हैं। ए धन बी धन सी बराबर हो जाएगा 13/72 गुणित 1/2, अर्थात 13/144। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं बच्चों? इसको 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 2 3 कौन हुए? समीकरण 1 2 3 हुए ये इस तरह से। इसको समीकरण पहला मानेंगे, इसे समीकरण दूसरा मानेंगे और इसे समीकरण तीसरा मानेंगे। समीकरण चौथा में समीकरण दूसरा को घटाने पर समीकरण चौथा क्या था बच्चों? ए धन बी धन सी ऋण दूसरा था बी धन सी बराबर 13/144 ऋण 1/12। ये था हमारा। अब इसमें देखेंगे ए धन बी धन सी बराबर, ऋण का गुणा कर देंगे दोनों से, ऋण बी ऋण सी हो जाएगा। यहाँ लघुत्तम आएगा 144। 144 में 144 भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 13 13 और 12 का 12 से भाग करेंगे तो 144 होगा, तो 12 आएगा 12। इधर हम देखेंगे बी और सी कट गया, बचा ए बराबर हो जाएगा 13 में 12 घटाइए 1/144। सॉरी बच्चों, बी और सी का काम था 1/18 था। कितना था? 18 था। तो 18 अट्ठे और यहाँ पर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। गलती हो गई थी, सुधार ली हमने। 8 और 13 में 8 घटाएंगे, हमको मिलेगा 5। कितना मिलेगा? 5। अर्थात अकेले ए एक दिन का काम है 5/144। अकेले ए का एक दिन का काम कितना है बच्चों? 5/144 है। इसलिए पूरे काम करने में लगा समय। क्या कर लेंगे हम मालूम? लगा समय मतलब 144 को 5 से भाग कर देंगे तो हमको मिलेगा 28 सही 4/5। 28 सही 4/5 दिन, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह अध्याय भी समाप्त होता है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं गणित में अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यहाँ पर हमने अनुपात समानुपात के व्यावहारिक उपयोग देखे, और हमने यह भी देखा कि अनुपातों का किस प्रकार से सॉल्व होता है, समानुपातों से अनुपात का किस प्रकार संबंध होता है। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी किया। उम्मीद है आप सबको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अध्याय को बहुत अच्छे से समझने के लिए बच्चों आपको चारों भागों को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इसे बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना होगा। सभी भाग को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। तो प्रश्नावली को बहुत अच्छे से अगर समझना है तो आपको चारों भागों का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है और जितना हो सके अधिक से अधिक आप अभ्यास करते रहिए। ये तो थे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्नावलियों के और इसी प्रश्न के साथ हमारा यह अध्याय भी समाप्त होता है। आज का क्लास भी यही समाप्त होता है। तो बच्चों यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके साथ ही बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।